नमस्कार मित्रों, स्वागत है पीवाईक्यू मित्रा के इस वीडियो में। इमेजिन कीजिए एक ऐसी एंशिएंट सोसाइटी जहां ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली अनपेड हो राइट। और उसे अपनी पोस्ट अपने बेटे को पास करने का राइट ना हो और एक मिस्टेक पर उसे इंस्टेंटली फायर किया जा सके। साउंड्स इम्पॉसिबल है ना? एग्जैक्टली मतलब ये सुनने में एक मॉडर्न यूटोपियन एंटी करप्शन मॉडल लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक स्पेसिफिक इंडिजिनस कम्युनिटी ने ये एग्जैक्ट जीरो टॉलरेंस सिस्टम सदियों पहले बना लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जेपीएससी और जेएसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहद खास और हाईली स्कोरिंग टॉपिक पर बात करेंगे, द ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम। जो कि खड़िया ट्राइब का ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। राइट। अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वहां विलेज, स्टेट और सेंटर का एक 3 टियर मॉडल होता है। पर सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि खाड़िया सोसाइटी ने सदियों पहले अपना खुद का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड 3 टियर आर्किटेक्चर बना लिया था। और इसी स्ट्रक्चरल जीनियस की वजह से ये सिस्टम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इतना क्रिटिकल है। देखिए, आज का हमारा मिशन इस 3 टियर आर्किटेक्चर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। हाँ, हम डीप जाएंगे। बिल्कुल। हम इसके बेस लेवल यानी ग्राम पंचायत से लेकर सुप्रीम एपेक्स लेवल की असेंबली तक एक डीप एनालिसिस करेंगे। हम स्पेसिफिक ऑफिशियल्स, उनके डिस्टिंक्ट रोल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट इस सिस्टम के मैकेनिक्स को समझेंगे। मतलब हाउ दे इंजीनियर्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या ब्यूरोक्रेसी के। एग्जैक्टली। तो लेट्स अनपैक द फाउंडेशन फर्स्ट। किसी भी फ्रेमवर्क को समझने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये किन पर लागू होता है। राइट। डेमोग्राफिक्स। अगर हम खड़िया ट्राइब की डेमोग्राफिक्स को झारखंड के मैप पर ट्रेस करें तो इनकी मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन हमें सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जिसे हिस्टोरिकली नीरू रीजन भी कहा जाता है। हाँ, नीरू रीजन। इसके अलावा रांची और गुमला के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में भी इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पर मुझे इनके रूट्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। आखिर इनका ओरिजिन कहाँ से ट्रेस होता है? इनका लिनेज बेसिकली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके। अगर हिस्टोरिकली इनके ओरिजिन पॉइंट को ट्रेस करें तो एक स्पेसिफिक जगह है जिसे रोज्यूम कहा जाता है। अच्छा, रोज्यूम। हाँ। इसेंशियली खड़िया ट्राइब को मुंडा सोसाइटी की ही एक प्रोमिनेंट सब ब्रांच माना जाता है। और डेमोग्राफिकली देखें तो इनकी सोसाइटी 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो आई थिंक उनके ज्योग्राफिकल हैबिटेशन पर बेस्ड है, राइट? राइट। पहली कैटेगरी है पहाड़ी खड़िया जो स्ट्रिक्टली हिल ड्वेलिंग होते हैं। दूसरी कैटेगरी है दूध खड़िया और तीसरी है धेलकी खड़िया। गॉट इट। पहाड़ी, दूध और धेलकी खड़िया। एस्पिरेंट्स को ये नेम्स ध्यान रखने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन ने ही इनके गवर्नेंस नीड्स को शेप किया था। इट मेक्स सेंस कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनका लाइफस्टाइल प्लेन्स में रहने वालों से थोड़ा अलग होगा। और अगर इनकी लैंग्वेज की बात करें, जिसे एक्सप्लिसिटली खड़िया कहते हैं, हाँ, जो एक लिंग्विस्टिक ब्लेंड है। एग्जैक्टली। इसमें मुंडारी, ओरांव और आर्यन वर्ड्स का एक ऑर्गेनिक मिक्सचर मिलता है, जिससे पता चलता है कि हिस्टोरिकली इनका नेबरिंग कम्युनिटीज के साथ एक्टिव इंटरैक्शन रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। इस पूरे सिस्टम का नाम, मतलब ये धोकलो सौर आखिर पड़ा क्यों? द एटिमोलॉजी इज एक्चुअली वेरी लिटरल। देखिए, धोकलो एक ट्रेडिशनल टर्म है जिसका मतलब होता है मीटिंग या असेंबली। ओके, धोकलो मीन्स असेंबली। राइट। और सोहर वर्ड का स्पेसिफिक अर्थ होता है प्रेसिडेंट या किंग। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो धोकलो सोहर ट्रांसलेट्स टू द असेंबली ऑफ द खाड़िया किंग। द असेंबली ऑफ द खाड़िया किंग, परफेक्ट। और हिस्ट्री में ये 1934-35 एडी का साल इतना हाईलाइट क्यों होता है? क्योंकि 1934-35 एडी का टाइमलाइन एक वाटरशेड मोमेंट था। अचानक से खाड़िया लोगों के बीच एक मैसिव अवेकनिंग आई। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर उन्हें अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और एम्पावर करना है और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एग्जैक्टली, बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, तो उन्हें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक ऑल इंडिया जनरल असेंबली फॉर्म की जिसे धोकलो कहा गया। So basically 1934-35 was the moment they officially codified their constitution. That's a massive milestone. बिल्कुल। चलिए, अब इस सिस्टम के स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन पर आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप। टियर 1 यानी विलेज लेवल। इस लेवल पर जो फाउंडेशनल यूनिट है उसे छेंदिया कहा जाता है, जो एसेंशियली इनकी ट्रेडिशनल ग्राम पंचायत है। राइट। छेंदिया का हेड प्रधान कहलाता है, लेकिन पावर
किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इस लेयर को चलाने के लिए एक विलेज ट्रायड होता है, यानी 3 कोर लीडर्स का एक ग्रुप। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बहुत अर्ली और इफेक्टिव एग्जाम्पल है। तो इस ट्रायड में कौन कौन होता है? इसमें हर लीडर का डोमेन एकदम डिस्टिंक्ट है। पहले लीडर होते हैं महातो। महातो बेसिकली विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। हाँ, इन्हें ट्रेडिशनली विलेज का सेटलर माना जाता है, यानी उस परिवार का प्रतिनिधि जिसने ओरिजिनली उस गांव को बसाया था। ओह, इसीलिए इनके पास लैंड रिलेटेड पावर होती होगी। एग्जैक्टली। लैंड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी मैटर्स और मर्डर डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी महतो के पास होती है। ये जनरली एक हेरिडिटरी पोस्ट है। मेक सेंस। जो फैमिली गांव बसाएगी उन्हें ही बाउंड्रीज का सबसे डीप नॉलेज होगा। और एक क्रूशियल एग्जाम फैक्ट ये है कि किसी भी मेजर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीटिंग में महतो की फिजिकल प्रेजेंस स्ट्रिक्टली मैंडेटरी होती है। यानी उनके बिना कोई जजमेंट पास नहीं हो सकता। गॉट इट। अब ट्रायड के दूसरे पिलर पर आते हैं पहान, जिन्हें कालियू भी कहा जाता है। राइट। पहान विलेज के रिलीजियस हेड होते हैं। तो इनका काम स्पिरिचुअल हार्मनी मेंटेन करना है, जैसे फगु पूजा, कर्मा पूजा, न्यू क्रॉप वॉरशिप और मैरिज कंडक्ट करवाना। हाँ, ऑफिशियली वही कंडक्ट करवाते हैं, और इस स्पिरिचुअल लीडरशिप के बदले सोसाइटी इन्हें टैक्स फ्री लैंड ग्रांट करती है, जिसे पहानिया लैंड कहते हैं। बिल्कुल। पहानिया लैंड ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये सोशल रिस्पेक्ट का एक टेंजिबल फॉर्म है। एक एग्रेरियन सोसाइटी में टैक्स फ्री जमीन सबसे हाई वैल्यू एसेट होता है। तो एडमिन और रिलीजन कवर हो गए, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है इस ट्रायड का तीसरा पिलर, द करताहा। यस, करताहा। मतलब करताहा गांव का एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर लगता है, लेकिन जहां महातो की पोस्ट हेरिडेटरी है, पहानिया को टैक्स फ्री जमीन मिल रही है, वहीं करताहा के रूल्स एकदम एक्सट्रीम है। ऑपोजिट है बिल्कुल। ये पोस्ट स्ट्रिक्टली नॉन हेरिडेटरी है और एंटायरली अनपेड है। मतलब कोई व्यक्ति एक ऐसी हाईली डिमांडिंग पोस्ट क्यों लेगा जिसमें ना पैसा है ना जमीन? यही तो इस गवर्नेंस मॉडल का सबसे ब्रिलियंट स्ट्रोक है। कर्ता के पास गांव की डेली लाइफ का सबसे ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। उनकी सिलेक्शन विलेज एल्डर्स बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पर करते हैं। मतलब उन्हें एक्सट्रीमली ऑनेस्ट और वाइज होना पड़ता होगा। बिल्कुल। अगर ये पावर किसी हेरिडिटरी या पेड ऑफिशियल को मिलती तो करप्शन के चांसेस बहुत हाई होते। एक अनपेड पोस्ट इंश्योर करती है कि सिर्फ वही व्यक्ति आए जिसका मोटिव प्योरली सोशल सर्विस हो। और अकाउंटेबिलिटी भी तो जीरो टॉलरेंस है। हाँ, अगर कर्ता खुद रूल तोड़े तो उसे तुरंत हटाया जा सकता है। एग्जैक्टली। और उनके बेसिकली 2 मेजर डायमेंशंस हैं। पहला है स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गांव में किसी परिवार ने रूल्स तोड़े हैं और वो सोशली इम्प्योर हो गए हैं तो उन्हें प्यूरिफाई करने का रिचुअल करता है। एग्जैक्टली। हाँ, इस रिचुअल को भाइत भितार कहा जाता है। दूसरा डायमेंशन है एडमिनिस्ट्रेटिव। रोजमर्रा के जो डेली क्वारल्स हैं उन्हें तुरंत रिजॉल्व करना कर्ता का काम है, ताकि वो मेजर डिस्प्यूट्स ना बने। राइट। और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल कर्ता खड़िया राजा यानी सोहर को विलेज इवेंट्स की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। So he is basically the executive officer and intelligence officer combined, unpaid. That's crazy. और इस छांदिया सिस्टम में कुछ सपोर्टिंग ऑफिशियल्स भी तो होते हैं, जैसे नेही। हाँ, नेगी असिस्टेंट या प्राइमरी मैसेंजर का काम करता है। और एक ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत भी होती है, जिसे धेरा कहते हैं, और उसके हेड को बंदिया कहते हैं, राइट? एस्पिरेंट्स को ये टर्म्स ध्यान रखने चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। ये पूरा टियर 1 स्ट्रक्चर दिखाता है कि एक सिंगल विलेज कितना सेल्फ सफिशिएंट था। लेकिन गवर्नेंस तब टेस्ट होती है जब बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं। अगर 2 अलग-अलग गांव आपस में भिड़ गए तो वहां एंट्री होती है टियर 2 की, जिसे कहते हैं द हुंट। द हुंट। तो ये इंटर विलेज लेवल हो गया। एग्जैक्टली। ये रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है जो 2 या उससे ज्यादा विलेजेस के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। इसमें आसपास के गांवों के अलग-अलग गोत्रा शामिल होते हैं। गोत्रास जैसे टोपो, डुंगडुंग, करकेटा, कुल्लू, सोरेंग, राइट। जब इतने सारे कंपीटिंग गोत्रास एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो एक नेचुरल चेक एंड बैलेंस क्रिएट होता है। चेन ऑफ एस्केलेशन बहुत सिस्टमैटिक लगती है मुझे। हुंट का जो प्रेसिडेंट होता है, जिसे खाड़िया घाट कहते हैं, उसकी सिलेक्शन बहुत यूनिक है। हाँ, उन्हें प्योरली एग्जिस्टिंग कर्ताज के बीच में से म्यूचुअली इलेक्ट किया जाता है। यानी ग्राउंड लेवल पर जो लोग ऑलरेडी ऑनेस्ट प्रूव हो चुके हैं, उन्हीं में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को रीजन का हेड बनाया जाता है। मेरिट बेस्ड प्रमोशन और डिस्प्यूट एस्केलेशन की एक क्लियर चेन है।
करताहा, फिर रेड, फिर परगना राजा और अल्टीमेटली खाडिया राजा। करताहा, रेड, परगना राजा, खाड़िया राजा, ये हायरार्की क्लियर होनी चाहिए। अब हम सीधे टियर 3 पर चलते हैं, द एपेक्स सुप्रीम लेवल, जिसे हम द डोक्लो कहते हैं। राइट, जो पूरी खड़िया सोसाइटी को एक थ्रेड में बांधती है। द डोक्लो बेसिकली साल में एक बार होने वाली मैसिव ऑल इंडिया जनरल असेंबली है, जहां सभी रीजन्स के प्रोमिनेंट महतोज, पहान्स और करताहा जाते हैं। पर वेट, इतने मैसिव इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता था उस जमाने में? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करताहास की ही होती थी। वाओ, दे रियली वर्कड हार्ड। बिल्कुल, और डोक्लो का मेन पर्पस सिर्फ मिलना जुलना नहीं था, सोसाइटी को रिव्यू करना, एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट डोक्लो सोहर को इलेक्ट करना। मतलब खाड़िया किंग को? ये मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। एक ट्राइबल सोसाइटी में किंग का डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हाँ, इनका टेन्योर 3 इयर्स का होता था। ये मेजर केसेस और मल्टीगोत्रा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते थे। लेकिन किंग अकेला इतना बड़ा सोसाइटी कैसे मैनेज करेगा? उसके पास कोई काउंसिल होती थी? बिल्कुल, उनके पास एक रॉयल एडवाइजरी काउंसिल होती थी। इसमें 3 मेन पोस्ट थे। पहले थे लिखाकर, यानी सेक्रेटरी या मंत्री, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स बनाता होगा। राइट, और एडमिन सपोर्ट देता था। सबसे जरूरी, इनके पास खाड़िया फंड को ट्रैक करने की जिम्मेदारी थी। और फंड के लिए एक ट्रेजरर भी चाहिए, जिसे तिंजू-कार्ड कहा जाता था। खजांची, राइट। तिंजू-कार्ड इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल अकाउंट रखता था। और तीसरा ऑफिशियल था दीवान, जो किंग को एडवाइस करता था मेजर एडमिन अफेयर्स में। एग्जैक्टली, लिखाकर, तिंजू-कार्ड और दीवान। ये हुई पूरी एडमिन मशीनरी। लेकिन रूल्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब इन्फोर्समेंट स्ट्रांग हो। तो इनका जुडिशियल सिस्टम या पनिशमेंट्स का क्या सीन था? इनकी पनिशमेंट्स बहुत कैलिब्रेटेड थीं। अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस करता है या ट्राइब के बाहर शादी करता है तो सबसे सिवियर पनिशमेंट मिलती थी, जिसे बिटलाहा कहते हैं। हाँ, बिटलाहा। संथाल सिस्टम की तरह ये एक कंप्लीट सोशल बॉयकॉट या एक्सकम्युनिकेशन था। मतलब फिजिकली और सोशली सोसाइटी से बाहर। दैट इज अ टेरिफाइंग डिटरेंट। पर छोटे डिस्प्यूट्स के लिए तो बिटलाहा नहीं करते होंगे। नहीं, माइनर डिस्प्यूट फाइन्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से सॉल्व होते थे, जिसे इकरानामा कहते हैं। ओके, इकरानामा। इसमें पेनल्टी क्या होती थी? इसमें एक फीस्ट होती थी। एक पार्टी हडिया यानी लिकर और भात यानी राइस देती थी, और दूसरी पार्टी हासी यानी गोट प्रोवाइड करती थी। मतलब दुश्मनों को एक साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। दैट्स एक्चुअली ब्रिलियंट फॉर रिस्टोरिंग हार्मनी, है ना? लेकिन एक सवाल आता है कि इन ऑफिशियल्स को सैलरी कहाँ से मिलती थी? हाँ, रॉयल रेवेन्यू कहाँ से आता था? किंग इन्हीं डिस्प्यूट फाइन्स का एक हिस्सा रेवेन्यू की तरह अपने पास रखते थे और उसी से मिनिस्टर्स की सैलरी पे करते थे। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। और मैंने इनकी सोशल इंक्लूजन पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी की नॉन खाड़िया से शादी होती है तो उन्हें कंप्लीटली रिजेक्ट करने की बजाय महासभा के सामने एक फॉर्मल मोशन लाकर ऑफिशियली सोसाइटी में इंक्लूड किया जा सकता था। दैट इज एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव फॉर दैट टाइम। तो अगर इस पूरे लेक्चर की हम समरी लें, एक मास्टर रिवीजन मैप बनाएं, राइट, तो ये सिस्टम परफेक्टली 3 लेवल्स में काम करता है। राइट। बेस लेवल पर विलेज लेवल है, जहां खांडिया और त्रियाद यानी महातो, पहान, करताहा काम करते हैं। और एपेक्स लेवल पर धोकलो है, जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड खड़िया राजा अपनी काउंसिल के साथ सोसाइटी लीड करते हैं। ये हायरार्की जेपीएससी एस्पिरेंट्स के नोट्स के लिए परफेक्ट है। एब्सोल्युटली। खड़िया ट्राइब का ये धोकलो सोहर सिस्टम उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक शानदार हिस्टोरिकल एविडेंस है। थैंक यू।